तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया कि ये बहुत ही एक प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअली एक एंगेजिंग अब तक की कन्वर्सेशन रही है। अब इंटरनेशनल मामला से थोड़े मैं आपकी तवज्जो आप लोगों को मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ लेकर आऊँगा। और इस रीजन को हमें देखना पड़ेगा। जहाँ तक स्टेट सब्जेक्ट रूल की बात है या लैंड रिफॉर्म्स की बात है, खालिसा सरकार की बात है, तो ये मामला भी कोई आज कल का नहीं है, ये बहुत ही पुराना मामला है। फिर हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये बेसिकली 1927 के अंदर उस जमाने में महाराजा थे कश्मीर के। कश्मीर से मुराद मुतनाज़ा रियासत जम्मू और कश्मीर है। उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा इंडिया के जेर कंट्रोल है या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं। एक हिस्सा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में या पाकिस्तानी, वो उनको कहते हैं पाकिस्तानी जेर कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर है। तीसरा हमारा जो इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। ये तीनों इलाके मिल जाते हैं तो ये मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर कहलाती है। अगर तारीखी एतबार से हम देखें, हमारे बहुत सारे लोग दोस्त गिलगित में अक्सर सवाल करते हैं कि भाई हम तो कश्मीरी नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। अब बात ये है कि इनके साथ हम कैसे जुड़े, इस पे बात करूंगा पे, उसके बाद हम स्टेट सब्जेक्ट पे आएंगे। ये आप लोगों को बखूबी इल्म है, अगर तारीख किसी ने भी अगर तारीख का मुताला किया है, 1840 से कबल गिलगित बल्तिस्तान कभी भी रियासत जम्मू कश्मीर का न हिस्सा रहा, न उनके ज़ेर इंतजाम था, न उनके साथ हमारा कोई लिंक था। कश्मीर के साथ कोई लिंक नहीं था, तो सब कॉन्टिनेंट के साथ तो कोई लिंक ही नहीं था हमारा। न हमारा कल्चर, न रस्म, न रवाज, न जोग्राफी, न सकाफत, न हमारी तारीख मिलती है। दो कि इंसान सारे सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव में सारे ही एवोल्यूशन की पैदावार है, लेट मी से साइंटिफिकली स्पीकिंग। लेकिन तारीखी एतबार से 1840 का वो एरा था। पंजाब के अगर दोस्त बैठे हैं तो इनका हीरो है, बहुत सारे लोग हीरो भी मानते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक इनके बादशाह थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने हमला किया, बल्तिस्तान फतह किया, अस्तौर फतह किया, गिलगित तक आ गए। रंजीत सिंह की जो डायनेस्टी थी उसके अंदर हम देखते हैं उस डायनेस्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सारे बरसगीर पे कब्जा किया, गिलगित पे भी आए, आपके हुंजा को भी बाद में कर्नल ड्यूरन ने आके फतह किया। इस जंग के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रंजीत वो उसकी सिंह की एम्पायर को, उसके जो सक्सेसर थे उनको शिकस्त दिया, तो उनकी डायनेस्टी खत्म हो गई। और बहुत सारे इलाके जिसको सुल्तान साहब ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो हम 70 लाख नायना के शाही कहते हैं, जिस उस डील के नतीजे में ये मॉडर्न 1846 में रियासत जम्मू कश्मीर, जो मौजूदा जो जम्मू कश्मीर है, इसकी उसको एस्टेब्लिश किया, इसको सेल आउट किया। उसी रंजीत सिंह के एक जर्नल को जिसका नाम गुलाब सिंह था, उसने ये खरीद लिया बकायदा। अब उसके अंदर जो खरीदे हुए इलाके थे, उसके अंदर आपका हुंजा नगर उसमें शामिल नहीं था, गेजर नहीं था, इसके अंदर ग्यामर का रीजन नहीं था, इसके अंदर पीछे चित्राल वाला रीजन नहीं था। बट बल्तिस्तान पे कब्जा उन्होंने किया था, अस्तौर पे किया था, भोंजी में थे, इवन गिलगित में भी बैठे हुए थे। 100 सिपाहियों के साथ एक जनरल बैठ रहा था। जब नई ये मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वजूद में आ गई, तो गिलगित में जो जनरल साहब उनके बैठते थे वो नई रियासत के मुलाजिम हो गए, महाराजा गुलाब सिंह के। अब गुलाब सिंह साहब ने रंजीत सिंह की तरफ पे उसने हमले शुरू किए। ही वॉज इनकरेज्ड बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि बरसगीर के अंदर बरतानिया ने 2 तरीके से हुकूमत करते थे, हम सबको पता है। एक बराह रास्त कब्जा किया था 1857 की जंग आजादी के बाद। एक उनके जो प्रिंस वो थी प्रिंसली जो स्टेट्स थी 560 की, उनके जो वो थे राजे थे, उनको सब्जुगेट किया था, उनको डील करके उनके साथ टर्म एंड कंडीशंस पे करके उनकी दिफा खुद करते थे बहुत सारी चीजों को, सॉवरेनिटी बिल्कुल छीन के, तो वो उनके जेर नगीन थे। तो फिर ग्रेजुअली इन्होंने कश्मीर के यानी मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर के राजू को इनकरेज किया, जिन्होंने हमले करने शुरू किए। कहीं एक जंगे हो गई, इवन की आपने हमारे राजा बुहारोमान के साथ भूप सिंह की बड़ी मशहूर है तारीख के अंदर। बदकिस्मती ये कि हमारी तारीख गायब की गई। असल में हमारी तारीख आपको पाकिस्तान के किसी निज़ाम के अंदर हमारी तारीख नहीं पढ़ाई जाती, हमें पढ़ाया जाता है मोहम्मद बिन कासिम कौन था,
हमें पढ़ाया जाता है पता नहीं कौन को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारी तारीख पाकिस्तान की करिकुलम के अंदर हम गायब है, तो हमारी तारीख का नहीं पता। कश्मीरी कदर हमसे बेहतर है, उन्होंने अपनी तारीख खुद से लिखी है, तो हमारे लोगों को भी अपनी तारीख खुद से लिखने की जरूरत है। कोई और कौम आपके लिए आके अगर आपकी तारीख लिखते हैं तो उनका अपना प्रोजेक्ट हो सकता है, जिस तरह कॉलोनियल एरा के अंदर हमारी तारीख लिखी गई। तो ये इस पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं तो हम फिर जाके लास्ट जो यहाँ पे इन्होंने इंकरेज करना शुरू किया अंग्रेजों ने, ग्रेजुअली गिलगित बल्तिस्तान को लास्ट आपका हुंजन नगर, ये दो रियासतें जोड़े गई थी, सफ्दर खान और अजूर खान की जो रियासतें थी, ये साबरन रियासतें थी, ये ध्यान में रखिएगा। उस जमाने में कई बार यहाँ पे आपके ये निफ्ट में छल्त में कई एक जंगें हो गई, लेकिन कश्मीरी जो डोगरा फौज थी ये नाकाम हो गई। अंग्रेजों ने कई बार उनको असिस्ट किया, नहीं हो गया, तो कर्नल ड्यूरेंट बहुत ही मशहूर आदमी था, द मेकिंग ऑफ अ फ्रंटियर, बहुत शानदार उसने किताब लिखी। उस किताब के अंदर वो खुद जिक्र करते हैं कि किस तरह उन्होंने पहले सड़कें बनवाई, राशन स्टॉक किया, लोगों को जो फौज थी उसको रीयूनिफाई किया, मुकामी जो गिलगित लिवीज थे उनको किस तरह उसने उसके अंदर सारा दोबारा री इन्फोर्स किया। करने के बाद आके 1891 के अंदर सर्दियों का मौसम था, आपके हुंजा नगर को बाकायदा वो एक तरह से डिफीट करते हैं। उसके बाद आपकी सबजुगेशन का एरा पूरे गिलगित बल्तिस्तान का शुरू होता है, फिर द्यामर भी चला जाता है, ये चित्राल तक चले जाते हैं। सारा हमारा गिलगित बल्तिस्तान इंक्लूडिंग चित्राल हमारा तारीखी हिस्सा रहा है। कल्चरली वो पठानों के साथ नहीं मिलते, हमारा वो हिस्सा रहा है। ये अलग बात है कि 52 में बाद में उसको भी कोहिस्तान को भी इन्होंने अपने साथ मिलाया। द पॉइंट इज, जब ये सबजुगेशन के अंदर भी गया तो गिलगित बल्तिस्तान को कदर डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया गया। अगर आप हुंजा के अंदर देखते हैं तो इनका इंटरनल जो इनका जुडिशियल आप कहें जरगदारी का या इंटरनल निजाम इनको डिफरेंट रखा। एक्सटर्नल मामला अंग्रेज या महाराजा वो चलाते थे, जैसे साफरन चाइना के साथ ये लोग सारा ट्रेड करते थे, सारा कुछ उसमें अपने टर्म एंड कंडीशंस रखी। रिमेनिंग गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो गेजर के अंदर आप देखते हैं तो, और द्यामर वाले रीजन के अंदर देखते हैं तो गेजर के अंदर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बनाए, पॉलिटिकल एजेंट बिठाए, बल्तिस्तान के अंदर बिठाए। बट जो खालिसा जिसमें मैं अब आने वाला हूं, अराजियात की जो जिक्र चल रही है, ये आपका बल्तिस्तान, चूंकि वो महाराजा रंजीत सिंह का कानून है, ये पंजाब का, ये ध्यान में रखिएगा। तो रंजीत सिंह ने किन इलाकों में कब्जा किया था? बल्तिस्तान के अंदर आपको सेटल इलाका नजर आता है, आपका गिलगित सेटल आता है, अस्तोर सेटल, बाकी हमारे इलाके सेटल नहीं। यहाँ पे कोई खालिसाई सरकार अराजियात का कोई तस्वर नहीं। अनफॉर्चुनेटली 1978 के अंदर जाके इनको नोतोड़ रूल्स, अभी मैं पढ़ लूंगा वो पोर्शन, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारी अराजियात को खालिसाई सरकार डिक्लेयर किया। आप अंदाजा करें सर, रंजीत सिंह पता नहीं किस सदी में खत्म हो गया। बाद में हमने 1 नवंबर 1947 को डोगरू के खिलाफ हमारे आबा अजदाद ने एक जदोजहद की, उसको मेजर ब्रोन ने बगावत गिलगित का नाम दिया। मजे की बात यह है, उस बगावत के नतीजे में डोगरू की जो हुकूमत थी उसका खात्मा होता है। 70 साल से कोई डोगरे की हुकूमत नहीं है। हमारी वाली बगावत होती है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर, रानी ऑफ झांसी, इंडियन आर्मी को पूरी तरह शिकस्त देके सारे बरसगीर पे कब्जा करते हैं, 200 साल गुलाम बनाते हैं। पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल उसको जंग आजादी का नाम देते हैं, हमारी उसको कू का नाम देते हैं। हम जंग जीते हैं भाई, हमने आजादी हासिल की है। ये अलग बात है कि उस आजादी को हमारी जो क़यादत थी, पॉलिटिकल विजन नहीं होने की वजह से उसको सस्टेन नहीं कर सके, और सस्टेन नहीं करने की जो रिजल्ट आया, आज तक हम न पाकिस्तान का सूबा है, न पाकिस्तान के आइन में शामिल है, न इंडिया के आइन में शामिल है, न आजाद कश्मीर के आइन में शामिल है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की करारदादों के अंदर हम मुतनाज़ा रियासत जम्मू एंड कश्मीर का हम पार्टी ने पार्सल है, जो आपका उसके अंदर 22 अक्टूबर 1947 में जो कबायलियों ने जाके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे जाके यलगार किया, उसके नतीजे में कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। 56,000 का बड़ा पोर्शन था, उसने इंडिया ने कब्जा किया। 4,000 पे आजाद कश्मीर है। 1 नवंबर 1947 में हमारा आबा अजदाद ने किया था, ये 28,000 मील का इलाका है। अब जहां तक अब हम ये क्यों हम SSR की बात करते हैं, हम क्यों स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसलिए हम इसकी बात करते हैं चूंकि यूनाइटेड नेशन की अगर हम रेजोल्यूशंस देखते हैं तो उन स्पेशली रेजोल्यूशन नंबर 80 के अंदर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज की हुकूमत का वहां पे हमें जिक्र मिलता है। पाकिस्तान की दफ्तर खारिजा गुज़िश्ता 77 सालों से कंसिस्टेंटली इनका ये मौकूफ रहा है कि मुतनाज़ा रियासत जम्मू एंड कश्मीर
के लोग फैसला करेंगे, जिसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी नाम देते हैं, लेकिन कहते हैं कि या हमें वोट दे दो या उनको दे दो। हालांकि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अलग चीज है, उसके अंदर प्लेबिसाइड का तस्वर है, ठीक है, पहले डीमिलिटराइजेशन की बात है। अब हम चूंकि स्टेट सब्जेक्ट रूल की क्यों बात करते हैं, हम इसलिए बात करते हैं आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 257, जिसकी साकिब निसार ने सिविल एविएशन अथॉरिटी वर्सेस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान नामी फैसला 17 जनवरी 2019 के अंदर फैसला देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ में वो कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करती हैं यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस, और साथ में वो कहता है कि देयर इज लोकल अथॉरिटीज वो विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहता है। जब वो डिस्टिंक्ट लोकल अथॉरिटीज किधर है भाई, मुझे बताएं आप, इधर कोई लोकल अथॉरिटीज हमें मिलती है? चीफ सेक्रेटरी आपका, डीसी आपका, एसपी आपका, पता नहीं, आप हैरान रह जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर 1947 के बाद से 74 तक इन्होंने एफसीआर का काला कानून जो अंग्रेजों ने केपीके और ये इन ट्राइबल इलाकों के लिए लगाया था, वो आके हमारे ऊपर लगाया इन लोगों ने। उसके बाद हम देखते हैं तो ये वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत हमारा जो निजाम चलता है, ऑर्डर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऑर्डर 2018 के तहत हमारा गिलगित बल्तिस्तान का निजाम चलता है। 20 लाख अवाम के लिए अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को उस जो एक सेक्रेटरी ने बनाया है किसी, उस ऑर्डर का एक सिंगल प्रोविजन में तरमीम करने का इख्तियार नहीं। अब अंदाजा लगाया आसिम भाई, एक सिंगल प्रोविजन में तरमीम नहीं कर सकता है, न बनाने में उनका अमल दखल है, न उसके अंदर वो कोई तरमीम कर सकते हैं, न हम गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब अंदाजा लगाएंगे हमारी, न हमारी अदालतों के पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। मतलब कितना ड्रकोनियन एक कानून है, अब अंदाजा लगाएं। अब एक ऐसी सूरत हाल के अंदर हम देखते हैं तो आजाद कश्मीर के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 257 में ये लिखा गया है जब रियासत जम्मू एंड कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला करेंगे तो रियासत के अवाम हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और अपनी टर्म एंड कंडीशंस वो तय करेंगे। भाई अब तो इल्हाक तो हुआ नहीं, इनके आर्टिकल 257 के मुताबिक हमने भी फैसला करना है, आजाद कश्मीर ने भी करना है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने भी करना है। जब तक हम फैसला नहीं करते हैं तो हम देखते हैं तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हम देखते हैं तो 5 अगस्त 2019 तक स्टेट सब्जेक्ट रूल का कानून बदस्तूर बरकरार था। यही था ना, 5 अगस्त 2019 को मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत थे उसने आगे स्टेट सब्जेक्ट रूल्स को खत्म किया। जो महाराजा हरि सिंह ने 1927 के अंदर उस कानून का अपनी रियासत के ऊपर उसने तलाक किया था। इसका मकसद यह था कि बाहर से लोग आके वहां के डेमोग्राफी को तब्दील न करें। अब जो ही मोदी ने चेंज किया, पहले मैं उस पोर्शन की तरफ आता हूं, गिलगित पे बात पे आता हूं, उस पे आते हैं तो हुआ क्या जनाब, मैं जरा कोड करता हूं। दफ्तर वजारत खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी थी, उसी दौरान उसने गैर कश्मीरियों को कश्मीरी डोमिसाइल देने को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए 25,000 गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए हैं। उन्होंने गैर कानूनी इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करार दिया। ये कौन कहती है? वजारत पाकिस्तान के वजारत खारिजा की जो तर्जुमान है, इसका स्टेटमेंट है। अच्छा, कहती है तर्जुमान के मुताबिक इसका मकसद कश्मीरियों को उनकी अपनी सरजमीन पर अक़लियत में तब्दील करना है। जम्मू एंड कश्मीर में गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल जारी करने की इंडियन पॉलिसी पर तजिया करते हुए मेरे टीचर थे डॉक्टर मोनिस अहमद लिखते रहते हैं। मोनिस साहब क्या फरमाते हैं? मोनिस साहब ने आर्टिकल लिखा 13 जुलाई 2020 को दी एक्सप्रेस ट्राइब्यून में इंडियाज लिमिटलेस ट्रेनिंग इन ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से ये आर्टिकल लिखते हैं। उसमें कहते हैं कि इंडियन रियासत ने कोरोना वबा और दुनिया की लातारुकी से फायदा उठाते हुए जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जे की कोशिशें तेज की और 30,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो ज्यादातर गैर मुस्लिम बाशिंदों को जारी किया। और इस तरह इंडियन सरकार वैली में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलकर वहां की डेमोग्राफी का तनासुब को तब्दील करना चाहती है। डॉक्टर मोनिस अहमद लिखते हैं कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने इस बाबत वैली के बाशिंदों से कहा है कि वो गैर मुकामी लोगों को अपनी जमीनें फरोख्त न करें, वरना इंडियन कश्मीरी मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर देंगे।
मोनिस अहमद कहते हैं कि 100 साल कबल जब लीग ऑफ नेशंस ने फलस्तीन को, जो इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया का मसला है, इजराइलियों ने जिस तरह कब्जा करके लोगों को मार रहा है और किस तरह वहां पे सेटलमेंट्स करके उनकी डेमोग्राफी सारा कुछ फारिग किया, आप लोगों को पता है ना बखूबी। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सीखने की जरूरत है। मोनिस अहमद साहब कहते हैं कि फलस्तीन के मैंडेट सिस्टम के तहत बरतानिया के मातहत रखा, इसी फलस्तीन को रखा, तो उसी दौरान बाहर से यहूदियों की फलस्तीन में आमद शुरू हो गई। उन्होंने मुकामी बाशिंदों से जमीनें खरीदनी शुरू की। जिन अफराद ने अपनी जायदाद फरोख्त करने से इनकार दिया, इनकी जायदादों के ऊपर यहूदियों ने ब्रिटिश हुकाम के साथ मिल मिलाप करके कब्जा किया। गिलगित में क्या हो रहा है भाई, ये जमीनों पे मैं आप जरा वो पढ़ता हूं, उनका जो कानून लाना चाह रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुसलमान कश्मीरी फलस्तीन की हकीकत से आगाह हैं, क्योंकि बिलफोर डिक्लेरेशन 1917 के वक्त साबिक सुल्तानत उस्मानिया में यहूदी आबादी सिर्फ 7% थी। कितनी थी? 7%। अब कितनी है आप देखें, मगर महज 20 सालों के अंदर अंदर इनकी आबादी बढ़कर 30% हो गई है। अब इस वक्त वो कहते हैं कि इस वक्त इंडिया के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है, वहां पे मुस्लिम आबादी तकरीबन 80 लाख है, मगर नई दिल्ली जो डोमिसाइल जारी कर रही है, गैर मुकामी अफराद को बसाने में कामयाब हो जाती है, तो उनकी आबादी अकेले में बदल जाएंगे। इंस्टीट्यूट है, एक अरब की आबादी है उनकी, अगर लाके बसाना शुरू करेंगे तो। ये साहब कहते हैं कि मतलब मोनी साहब ये कहते हैं कि भाई बड़ा अफसोस का इजहार करते हैं कि मोदी ने 5 अगस्त में ये शुरू किया। हमारी हमेशा से पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल से गिला रहा है। भाई हमारी डेमोग्राफी कितनी बदल गई है, आप लोगों को अंदाजा है? हमारी भी तो डेमोग्राफी बदल रही है ना। इस पे किसी ने बात की, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं। लैटिन अमेरिका में इंकलाब की तो बात करते हैं, बिल्कुल हम साथ देते हैं। फलस्तीन के भी हम बिल्कुल साथ देते हैं। हमारा साथ कौन देगा भाई अगर पाकिस्तानी लेफ्ट ना करे तो इसलिए हम बाबा जान की पार्टी की और आपकी लेबर पार्टी के हम शुक्रगुजार हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए आप आवाज उठाते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के उकला की तरफ से आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब कमिंग टू दी पॉइंट, ये स्टेट सब्जेक्ट वाले मामले के अंदर आप देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें थी बेसिकली जो नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया। अब इसको इन्होंने अपने आइन के अंदर कारपोरेट करके 2 प्रोविजन रखे थे। अगर इंडिया का आइन आप देखेंगे तो उसके अंदर एक 35 था। 35 एक बेसिकली इट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट रूल। उसके अंदर क्या था, इंडियन शहरी, इंडियन जेर इंतजाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकता था, वहां की सरकारी मुलाजमतें नहीं ले सकता था, राइट। ये वहां पे इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता था। उनका अपना एक आइन था, उनका अपना सदर, वज़ीर-ए-आज़म, झंडा, तराना, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, उनके अपने कवानीन थे। मोदी साहब ने सारे खत्म किए। अब डेमोग्राफी भी बदल रही है, अब इंडियन कवानीन भी सारे वहां पे लागू होने लगे और उनको जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे जो कानून दिया, आप यकीन माने गिलगित बल्तिस्तान आर्डर 2009 और 18 के साथ कंपेयर कराया आसम भैया, बिल्कुल इसका मॉडल नजर आएगा। सारे इख्तियारात जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले किए, जेजू का इंडेक्शन तक वो आदमी करता है। गिलगित में क्या हो रहा है, कौन करता है आपके ख्याल में? एग्जेक्टिव करता है ना यहाँ पे भी, ये मॉडल कॉपी की। और अब ये सारी चीजें जब खत्म की तो पाकिस्तान की दफ्तर खारिज रोज क्या कहता है, डेमोग्राफी तब्दील हो रही है, यही कंसर्न है ना भाई। तो भाई आपके जेर इंतजाम जो इलाके के लोग बसते हैं वहां पे फिर आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं ना। तो पहले स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल करें ना गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आजाद कश्मीर के अंदर तो तब्दील नहीं किया है इन्होंने। हम देखते हैं इंटरिम एक्ट 1974 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक आइन दिया, एक आइन दिया। अब मैं जरा आपको उस तरह में लेके जाता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है हम और कश्मीरियों के बीच में। ना बहुत सारे लोग कहते हैं कश्मीरियों के पास क्या है, बाहर का एक आदमी 1 इंच जमीन खरीद सकता है, वहां पे कोई खालिस्तानी सरकार जमीन है। इवन पंजाब के रंजीत सिंह को मरे हुए जमाने हो गए, क्या पंजाब में कोई रंजीत सिंह की लैंड है? पाकिस्तान के 4 सूबों में है, जब कहीं पे भी नहीं है तो गिलगित बल्तिस्तान में ये कानून कहां से, आसमान से टपका? खालिसा भी गए, डोगरा भी गए, 70 साल से कोई भी नहीं है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो हमारी जमीनें खालिसा है, सरकार किस कानून के तहत है? ये हमारे साथ जाती नहीं है, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वायलेशन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे लोग नहीं बसते हैं? इसके अलावा अब कश्मीर के साथ में थोड़ी कंपेरिजन कराऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कश्मीरी देखें कितने तगड़े थे। हमने जंग की अपनी मददात के तहत, जिसको अक्सर सरकारी दानिशवर हजरात उसको बगावत का नाम देते हैं, मैंने डिफरेंशिएट किया ना।
इंडिया के अंदर पिटे सारे इंडियंस। वो बगावत की तहरीक जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा था, भाई वो भी लेफ्ट का जो फाउंडर था, दास कैपिटल जिसने लिखी थी, सारे आप लोग मेरे ख्याल में लेफ्ट के लोग ज्यादा है, आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने पहली बार तजिया करते हुए उसको कहा था कि जंग आजादी का नाम दिया था, जबकि वहां का जो बरतानिया का जो वहां पे जो एजेंट बैठा हुआ था, उसे बरतानी हुकूमत ने पूछा कि भैया क्या हुआ है, उसने लिखा, उस ट्रम्प का पहली बार बगावत का ट्रम्प उसने इस्तेमाल किया था। मेजर ब्रोन साहब ने आके उस ट्रम्प का इस्तेमाल जो गिलगित की जो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद जाके, वो भी एक डिबेटेबल चीज है कि उसके मरने के 16 साल बाद वो किताब कुतुबुद्दीन अजीज और बाकी लोगों की उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और उसका अंग्रेजी प्रेफेस गिलगित रिबेलियन का पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि इसके लोगों के वसी हल्के, गुमनाम वसी हल्के ने उसमें मदद की है। हमें आज तक नहीं पता वो वसी हल्का कौन था। तो किताब वो कॉन्टेस्टिंग है, वो नरेटिव भी, तो नरेटिव लिखाए जाते हैं, वो कोई हैरत की बात नहीं है। अब आजाद कश्मीर के लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पे जुई कबायलियों की इन्वेजन हो गई, 22 को हो गई ना, 22 अक्टूबर 1947 को इन्वेजन होती है। 24 को सर, 24 को फौरन आजाद कश्मीर की 4000 वर्ग मील पे ये रियासत का ऐलान किया जाता है, पिंडी में गवर्नमेंट बनती है, और 56,000 पे तो इंडिया कब्जा करता है जग पे, हम 28,000 लिबरेट कराते हैं। और जाके 1947 से आप देखें 48, 49, 28 अप्रैल में जाके एक दस्तावेज बनता है, मशहूर दस्तावेज है जिसको मुआहिदा कराची हम कहते हैं, बदनाम जमाना है मुआहिदा कराची। हमारे बेचारे राजे अनपढ़ इधर के जो छोटे मोटे थे, वो तो अंग्रेजों ने जब आपको कर्नल ड्यूरेन ने डिफीट किया तो फारिग हो गई ना, सॉवरेनिटी गई। तकसीम हिंद का मंसूबा अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट पढ़े, महाराजा हरि सिंह के पास था इख्तियार का, जो इख्तियार था एक्सेशन का, उसने तो कहीं और इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि वो भाग के किया, जंग की हालत में किया, जैसे किया, हम उसको नहीं मानते, राइट। हमारे पास तो एक्सेशन का किसी के पास इख्तियार ही नहीं था। टेलीग्राम लिखते हैं सर, ये टेलीग्राम देते हैं कि जी हम आपके साथ एक्सेशन करते हैं, तो एक राजा भेजता है, दूसरा तीसरा जिसने भी भेजा है। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर 2 ममालिक का इल्हाक होता है टेलीग्राम पे, आप अंदाजा लगाएं, और उस टेलीग्राम की कागज के ऊपर हमारे लोग शोर मचाते रहे, हमने इल्हाक किया है, तो ये किया है, वो किया है। 17 जनवरी 2019 को जाके पता चलता है, जब सुप्रीम कोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान नामी केस लगता हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत पे, ये एक कागज पेश नहीं कर सकते हैं वहां पे इल्हाक की। नतीजा क्या निकला, साकिब निसार ने 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपको कश्मीर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तब हमारे लोगों को शौक लगता है कि किधर गया हमारी वो टेलीग्राम। भाई इंटरनेशनल लॉ के अंदर टेलीग्राम के जरिए इल्हाक नहीं होते, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करना तरीके से। तो एक चीज, सेकंड चीज, कश्मीरी क्या करते हैं, कश्मीरी क्या कहता है, 28 अप्रैल 1949 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किससे लेती है, कश्मीरियों से लेती है, आजाद कश्मीर के लोगों से। हमें पता ही नहीं है भाई, हमें कब पता चलता है, जब 1999 के अंदर, 94 के अंदर सॉरी, अल्जाद ट्रस्ट का केस जब मलिक मिस्कीन जाके फाइल करते हैं, जिसके अंदर लैंडमार्क हाईकोर्ट का, कश्मीर हाईकोर्ट का जजमेंट आता है, तब वो डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने आता है। आप अंदाजा लगे, तब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं छुपा के रखा था, तब जाके पता चलता है कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामी कंट्रोल किससे लिया है, आजाद कश्मीर के लोगों से, हमारे लोगों से। कश्मीरियों ने, अगर आप वो 28 अप्रैल का मुआहिदा गौर से देखें, उसके अंदर 4 चीजें कश्मीरियों ने, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, और इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और कश्मीर का को इंटरनेशनल इसको जो प्रोपेगेट करना है, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। अपने तमाम तर दाखिली खुद मुख्तारी ले लेते हैं, वो एक इंटरनेट भी ले लेते हैं, सदर भी, वज़ीर आज़म भी, स्टेट सब्जेक्ट भी, वोटिंग राइट भी, हर चीज लेते हैं। हमें क्या मिलता है भाई, एफसीआर का कानून हमारे ऊपर आकर लागू होता है। वो दिन, आज का दिन, हमारे ऊपर आर्डर के ऊपर आर्डर, आर्डर के ऊपर आर्डर। अब जमीनों के मुतालिक मैं आता हूं, इस स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म होने का क्या नुकसान हो गया, खत्म होने का यही नुकसान हो गया ना, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री रोजाना कहती है ना, डेमोग्राफी तब्दील हो रही है, लोगों को डिसएम्पावर हो रहे हैं, बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं, यही चीज सिमिलर यहां पे हो रही है। सेकंड चीज, अब ये जमीनों का जो मसला है बड़ा क्रिटिकल है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट को समझ आता है, जिसके ऊपर रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हो गई थी, जो सेटल इलाके कहलाते हैं। अब ये नॉन सेटल इलाका है, हुंजानगर, गेजर, बल्तिस्तान नहीं, द्यामर, सॉरी। अब इन इलाकों के अंदर आके कहते हैं कि ये जमीन किसकी है। जरा मैं वो कानून आपको पढ़ता हूं, स्टेट सब्जेक्ट रूल जब मुअत्तल हो गया, तो अब वो वही उसको कानून को ये लेके जी, इस एक्ट को लेके आने वाले हैं, ये कैबिनेट से अप्रूवल हो गई, ये असेंबली के अंदर जाएंगे। बदकिस्मती ये है, एक तो ये निजाम भी ऐसा है ना, मतलब लोगों की अक्सरियत अनपढ़ है, हासिल में आप हैरान रह जाएंगे। यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग पढ़े लिखे,
नुमाइंदों की अक्सरियत, कोई मैट्रिकुलेट है, कोई 5th है, कोई 10th है, कोई उसके अलावा वो पैटर्नाइज लीडरशिप या कंप्रोमाइज लीडरशिप की तो मैं बात ही ना करूं। अब ये किसी ने लिख के दिया है, किसी ब्यूरोक्रेट ने, पता नहीं किसने लिखा है, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। जरा मैं इस पे मैं बात करता हूं, हमारे लोगों को समझ आ जाएगा। ये एक्ट गिलगित बल्तिस्तान लैंड रिफॉर्म एक्ट 2024 कहलाएगा। अब ये किस चीज पे आ रहे हैं, जहन में रखिएगा, मदनियात पे, मिनरल्स पे, आपकी लीजेस जो दी हैं उनको लीगलाइज के अंदर करने में प्रोविजन पड़ता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि सरकारी अराजी की मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। ये कहते हैं कि सरकारी अराजी से मुराद वो जमीन है जो हुकूमत या किसी वफाकी हुकूमत के महकमे, इदारे या अथॉरिटी को अलाट की गई हो। अब कितनी जमीनें अभी तक इन्होंने अलाट की है, आप लोगों हैरान रह जाएंगे। मैं जरा वो वाला आपको एक दो चीजें मैं पढ़ता हूं ताकि क्लियर हो जाएंगे, ताकि जुबानी बातें करेंगे तो बाद में कहते हैं ना कि ये इल्जाम लगाते हैं। जुबानी बात नहीं करेंगे, हम कागज से करेंगे। ये बीबीसी के अंदर, बीबीसी उर्दू सर्विस में 3 मार्च 2017 में शाया होने वाले एक फीचर में HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये गिलगित पाकिस्तान जो है, इसकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2550 कनाल बंजर अराजी जो कि छिलमिसदास, मिनोर, मनीमिल, मकून दास पर मुश्तमिल है, हुकूमत ने इन अराजियात को खालिसा सरकार देकर रियासती इदारों को अलाट किया। बीबीसी की रिपोर्ट आप जाके चेक करें, आपको मिल जाएगी। ये रिपोर्ट मौजूद है, 3 मार्च 2017 की रिपोर्ट है। अब जरा मैं पढ़ता हूं इनको और मैं डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूं। ये ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। ये मैंने अपने घर से बना के नहीं लाया है। इसकी मैं जरा पढ़ता हूं रेलिवेंट पोर्शन लैंड राइट्स के ऊपर। अच्छा, वायलेशंस ऑफ लैंड राइट्स इसके अंदर लिखा हुआ है, जरा ये मैं पढ़ता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये पैराग्राफ नंबर 159 है। सेवरल कम्युनिटीज इन GB हैव बीन raising concerns about the impact of CPEC on their lives. HRCP was informed that Gilgit-Baltistan authorities has forcibly evicted locals in Makpoon Das area, while the Chief Secretary of Gilgit-Baltistan has allotted the same land to the state authorities for the CPEC. The displaced claimed they had not received compensation or relocation from the authorities. OHC जो भी है ये यूनाइटेड नेशन का इदारा कहता है, received information that the indigenous people in Gilgit-Baltistan have complained of not being properly informed and consulted on decision making affecting them and their livelihoods. यानी ये तो मैंने 2 चीजें आप लोगों को पढ़ी, आप हैरान रह जाएंगे कि किस तेजी के साथ इस एक्ट के जरिए इन सबको कानूनी ये करार देने के लिए एक्ट लेके आए हैं। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग चीज देखें, नाकाबिल तकसीम अराजी के अंदर ये क्या कहते हैं, कुदरती जंगलात, दरिया, नदियां, झीलें, नाले, नहरें, तालाब, मुश्तरका कुएं और इनके रस्ते जो जिली अराजी तकसीमी बोर्ड के जरिए होते हैं। जिली तकसीमी अराजी बोर्ड कौन है, उसका सरबराह DC है, ऊपर कमिश्नर बैठेगा। ओ भाई मेरी जमीन की, अच्छा वो मुझे सनद दे देगा, मजे की बात। अब मैं जरा पढ़ता हूं वो रेलिवेंट पोर्शन, आप लोग को मतलब हैरान रह जाएंगे। मतलब वो मेरी जमीन की मतलब मुझे मलकियत देगा कंडीशनल बेसिस पे, अगर मैं पूरा ना उतरूंगा तो वो मेरी मलकियत खत्म कर देगा। मतलब दिस इज व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉलोनियल मतलब ये प्रैक्टिस इज दिस। अच्छा, ये जरा मैं पढ़ता हूं, वो वाला मैं पोर्शन पढ़ता हूं तो आपको नजर होगा। अच्छा, ये कहता है कि इसमें DC साहब ने कुछ शराइत आयद की है जरी तलब को मलूज खातिर रखते हुए। ये कहते हैं मतलब ये है कि सनद पे बयान कुर्दा शराइत की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में सनद मलकियत जारी करने वाले अथॉरिटी सनद मलकियत को मनसूख या वापस करेंगे। आप अंदाजा करें। आप इसके अलावा एक और चीज एक्सेप्शन दी है, किसको इन्होंने देखे, ये कहते हैं कि इस कानून के तहत काम करने वाला कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी या किसी भी अदालत में ऐसी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह नहीं हो। वो इस एक्ट के तहत किसी भी अफसर या अथॉरिटी के खिलाफ किसी कोर्ट में मुकदमा भी दायर नहीं करेंगे। आप अंदाजा करें, न
सिर्फ हम गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 को चीफ कोर्ट या सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, न उनके पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार, न उस कॉलोनियल ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं, न हमारी जमीनों के ऊपर कानून ये बना रहे हैं इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। यानी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को ओस्ट किया। अब इसके इस जमीनों का अगर कोई तनाजा हमारे दरमियान पैदा होता अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान, तो डीसी साहब के पास जाते हैं, तो डीसी किसके हक में फैसला करेगा? वो किसका मुलाजिम है? स्टेट के हक में करेगा ना, जाहिर बात है। तो उसके बाद आप जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर को किसी ने टेलीफोन किया कि जी इसको भगाओ, फिर कहां चले जाएंगे आप? अदालतों से भी गए ना, सो कॉल ही सही, जैसी भी है एक जुडिशियल सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल सिस्टम है, हमसे कदर बेहतर है, वहां पे वज़ीर आज़मों को भी ला के फायर करते हैं, कम से कम स्टैंड भी लेते हैं, इंसानी हुकूक के ऊपर वो सवाल भी उठाते हैं, एक आइन भी है जिसके ऊपर डिबेट से इंटेलेक्चुअल्स लिखते भी है। हमारा तो ये वो है ना, एक ब्लैक होल है, ना कोई पाकिस्तानी टीवी यहाँ पे काम कर रही है, ना अखबार कर रही है। हमारे जो साहबी हजरात हैं, आप लोग हैरान रह जाएंगे, उनके पास आप जो अगर सरकारी लोग बैठे हुए तो देखें उनके पास किसी के पास जर्नलिज्म की डिग्री है या ऐसे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में एक आधा किसी के पास है, तो बाकी किसी के पास जर्नलिज्म की डिग्री तक नहीं है। यार सारा फेक सब कुछ, आप अंदाजा लगाएं। आगे ये साहबान इस एक्ट के तहत ये बेसिकली मतलब जितनी भी ये इन्होंने 1978 से अभी तक अराजियात जितनी भी अलॉट हो गई, एक और प्रोविजन में पढ़ता हूं, ये क्या कहते हैं, नौतोड़ रूल्स को तो इन्होंने मंसूख किया, कत नजर इसके कि जो कि ज़ीली दफा नंबर 1 में जिक्र किया है, तमाम साबिक कार्रवाइयां व जारी कुर्दा दस्तखत शुदा दस्तावेजात बनाए गए जिस पर अमल किया गया हो कानूनी तस्वुर होंगी और उन पर मंसूखी का इतलाक ना होगा। इस वक्त जब से ये एक्ट आया है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप अखबार में शायद आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं ये पटवार खानों को बंद किया है। अब पटवारियों ने मिलकर क्या करना शुरू किया, बैक डेट से इंतकालात, कई जगहों पे इस वक्त पटवार खाने बंद किए गए हैं। आप अंदाजा लगाए कि आप अंदाजा लगाए, ये बकायदा वो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ये आप चेक करें। आप अंदाजा लगाए 1978 से अभी तक अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जमीनों की अलाटमेंट हुई है, खासकर उन इलाकों में ये अलाटमेंट होती है जो सेटल इलाके हैं, हम तो फिर भी बचे हुए हैं अनसेटल के अंदर, ठीक है जी। अब उसके अंदर वो सारी जितनी जिसको अलाट किया ये सारी कानूनी हो गई, आप अदालत भी नहीं जाएंगे। तो बाहर से जो इन्फ्लेक्स आ रहा है, जितनी तेजी से कैपिटलिस्ट क्लास आ रही है, आपकी सारे बड़े बड़े होटल और सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये आप लोग खुंजा के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लीज पे दे दें, आप सेल आउट ना करें। आप कोशिश करें, आप यहाँ पे इस पे भी कोई सेमिनार रखें, लीज पे आप दे दें, आप सेल आउट ना करें, ये कोशिश है आप लोग करें। वरना ये है मलिक रियाज जैसे एक आदमी आ गया तो फारिग है हम सब। यही फलस्तीन में हुआ था। पहले तो वो आने उसको उस स्टेट की जस्टिफिकेशन के लिए जमीनें भेजना शुरू किया, जब आ गए उसके बाद फिर लाते मार के बाहर निकाला। तो ये दिन कहीं गिलगित बल्तिस्तान पे ना है, इसलिए हम मुतालिबा करते हैं। जिस तरह आपने हुकूमत पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के अंदर स्टेट सब्जेक्ट रूल को बरकरार बहाल रखा है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी स्टेट सब्जेक्ट रूल को बहाल रखा जाए, ताकि हमारी डेमोग्राफी चेंज ना हो, ताकि हमारे लोगों की लैंड राइट्स की प्रोटेक्शन हो। यानी आजाद कश्मीर में कोई खालिद सरकार नहीं है तो गिलगित में कहां से आ गई? आपका टाइम बहुत लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।